नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अध्याय हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के अगले हिस्से पर हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने ये देखा कि भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से यदि कोई आरोपी अपराधी पाया जाता है तो उसे किस तरह से सजा मिलती है और सबसे पहले उसका आरोप किस तरह से साबित होता है। इसमें पुलिस, सरकारी वकील और बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश अपनी भूमिका अदा करते हैं। पहली वीडियोस में हमने पुलिस की भूमिका और वकील की भूमिका पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। अब हम जानेंगे न्यायाधीश की इस पूरी प्रक्रिया में क्या भूमिका रहती है। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जब भी इन वीडियोस को देखते हैं तो उसके बाद आपको अपनी एनसीईआरटी की जो बुक दी गई है उस बुक को जरूर खोलें। हम इन वीडियोस के माध्यम से आपको उन बुक्स में से ही लेसन्स पढ़ा रहे हैं ताकि एक आपका लिंक भी बना रहे और आप आने वाले समय में जो एग्जाम्स देने हैं, जो क्विज कंपटीशंस होते हैं, आपके ऑनलाइन क्विज हो रहे हैं, तो आप उसमें भी अच्छा कर पाएं। तो आपसे सहयोग की अपेक्षा रहेगी। तो वीडियोस को देखने मात्र से ही आपका काम नहीं होगा, आपने वीडियोस देखने के बाद अपनी एनसीईआरटी की वो बुक निकाल के उसमें भी चैप्टर को पढ़ना है और अगर एक बार में वीडियो समझ में ना आए तो उसको एक आधी बार और देखें और वर्कशीट को जरूर हल करें। तो अब चर्चा करेंगे। हमने पुलिस की भूमिका और सरकारी वकील की भूमिका पर विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। अब आप उस कहानी को याद करें जो हमने श्रीमती शिंदे और शांति के केस की एक कहानी पिछली वीडियो में हमने सुनी थी, आपकी पुस्तक में भी दी गई है। यहां पर न्यायाधीश की भूमिका क्या रही। प्यारे बच्चों, आप सभी क्रिकेट का मैच देखते होंगे, उसमें एक अंपायर खड़े होते हैं जो ये निर्णय करते हैं कि व्यक्ति आउट है या नॉट आउट है या चौका हुआ, छक्का हुआ। तो उसी तरह यहां पर आपको समझाने के लिए लिखा गया है, न्यायाधीश की वही हैसियत होती है जो खेलों में अंपायर की होती है। वे निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। अब आप सोचिए, यदि क्रिकेट के मैदान में जो अंपायर होता है वो किसी एक खिलाड़ी का या किसी एक टीम का पक्ष ले तो क्या कभी सही ढंग से खेल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह से यदि न्यायाधीश पहले से ही ये सोचें कि ये व्यक्ति अपराधी है, ये अपराधी नहीं है और किसी एक का पक्ष लें तो वो सुनवाई निष्पक्ष नहीं हो सकती। तो न्यायाधीश की भूमिका में जो भी व्यक्ति न्यायाधीश का काम कर रहे होते हैं उन्हें बड़े निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करना होता है। और न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं, अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए सबूतों की जांच करते हैं। जो वकील होते हैं, एक अभियोजन पक्ष होगा जिसने आरोप लगाया है और दूसरा उसका बचाव करने वाला बचाव पक्ष होगा। तो वो दोनों की अपीलों, दलीलों को, उनके सबूतों को बड़े ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद अपने सामने मौजूद बयानों और सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश ही तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं। मतलब एक व्यक्ति को सुनकर ही न्यायाधीश कभी यह फैसला नहीं देते कि यह व्यक्ति आरोपी है या नहीं है। वो दोनों तरफ से सुनेंगे, पूरी प्रक्रिया चलेगी, पूरा समय लेंगे और पूरा कानून के अंतर्गत संविधान के दायरे में रहते हुए ही वो सजा का प्रावधान करते हैं। और अब सजा भी अलग अलग किस्म की होती है, वो उस अपराध के अनुसार होती है। कई बार कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनके लिए व्यक्ति को जेल जाना पड़ता है, कईयों के लिए मुआवजा देना पड़ता है, कईयों के लिए उनको वार्निंग देके, चेतावनी देकर छोड़ा भी जाता है। तो वो अलग अलग कानून की धाराएं होती हैं, वो न्यायाधीश डिसाइड करते हैं पूरा केस सुनने के बाद। तो यहां पर भी लिखा गया है कि कानून में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से ही दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं, उस पर जुर्माना लगा सकते हैं और या एक साथ दोनों तरह की सजाएं भी दी जा सकती हैं। जुर्माना भी हो सकता है और सजा भी हो सकती है। तो आगे हम जानेंगे कि ये निष्पक्ष सुनवाई क्या होती है। अब आप फिर से शांति के मुकदमे को याद करें और इन कुछ बिंदुओं पर सोचें जरा कि यदि न्यायाधीश महोदय शांति का मुकदमा किसी और तरह से संचालित करते, मतलब जिस तरह से उन्होंने संचालित किया, मतलब शांति के पास वकील नहीं था, उसको वकील भी सरकार की तरफ से उसका उपलब्ध करवाया और दोनों तरफ सुना। सबसे पहले अदालत ने शांति को आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की नकल
दी थी, अगर वो ना दी होती तो क्या होता। शांति को पता था मुझ पर कौन सा मुकदमा चला हुआ है, मुझ पर कौन से आरोप हैं, तभी वो उसका बचाव कर पाएगी। और शांति और सुशील दोनों ही ना जा सकते। यदि मुकदमा किसी ऐसी जगह होता जहां शांति और सुशील दोनों ना जा सकते, मतलब मुकदमा ऐसी जगह चलाया जहां पर दोनों आसानी से आ सकें और अपनी राय रख सकें। और यदि जो बचाव पक्ष के थे अधिवक्ता राय, उनको पूरी जिरह का मौका ना दिया गया होता। अब जिरह क्या होती है? जिरह होती है जो गवाह होते हैं उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी, उनसे भी क्वेश्चन पूछने बचाव पक्ष वाले वकील ने। अगर ये सब कुछ ना किया होता तो क्या यह सुनवाई निष्पक्ष होती? तो इससे हम यह समझ पा रहे हैं कि निष्पक्ष सुनवाई हम उसे कहते हैं जब न्यायाधीश महोदय दोनों पक्षों को अपना पूरा पक्ष रखने का मौका देते हैं, पर्याप्त समय मिलता है, सबूत होते हैं और सबूतों पर क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, गवाहों पर क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। मात्र एक व्यक्ति आकर यह बोल दे कि हम ये व्यक्ति दोषी है जी, तो उसको दोषी नहीं माना जाता, उस पर क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे, दूसरा वकील उससे सवाल पूछेगा और जिसे हम जिरह कहते हैं, तो उसके बाद ही अंत में मौजूदा सबूत, मौजूदा गवाहों के अनुसार ही न्यायाधीश ये फैसला लेते हैं। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भारत के संविधान, इसको आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 21, उसमें जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्क संगत और न्यायपूर्ण प्रक्रिया, कानून प्रक्रिया के द्वारा ही छीना जा सकता है। मतलब किसी व्यक्ति को जेल में रखना या फिर उसे फांसी की सजा दे देना या उम्र कैद की सजा दे देना, ये ऐसे नहीं किसी को भी दी जा सकती, क्योंकि हर व्यक्ति के पास अनुच्छेद 21 का अधिकार है, जीवन का अधिकार है। उसमें कहा है तर्क संगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया। यदि व्यक्ति का गुनाह इतना बड़ा है कि उसे उम्र भर के लिए जेल में रखा जाना है, या उसका गुनाह इतना बड़ा है कि उसका जीवन का अधिकार भी छीना जाना चाहिए, तो पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद ही यह निर्णय लिया जाता है। भावनाओं में बहकर न्यायाधीश कोई भी फैसला नहीं करते हैं। पूरी जो ये न्याय प्रणाली है, ये भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय नहीं करती है। संविधान और कानून के अंतर्गत ही सारे काम होते हैं। तो निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह से पालन किया जाए। पुनः उसी बात को यहां पर लिखा गया है, जो शांति वाली कहानी है। शांति को आरोप पत्र और उन सभी साक्ष्यों की एक प्रति दी गई जो अभियोजन पक्ष ने उनके खिलाफ अदालत में पेश किए थे। उसके बाद जो मुकदमा है वो खुली अदालत में चलाया गया। उसके बाद मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में चलाया गया। शांति का एक वकील ने बचाव किया, मतलब जो आरोपी है उसको भी अपने बचाव का पूरा मौका मिला। इसी को हम कहते हैं निष्पक्ष सुनवाई। और जो अभियोजन पक्ष ने गवाह पेश किए थे उनसे जिरह करने का मौका भी बचाव पक्ष के वकील को दिया गया। तब कहीं जाकर अंत में न्यायाधीश महोदय ने न्याय किया। हालांकि आप देखिए, पुलिस ने तो शुरू में शांति के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया था, लेकिन न्यायाधीश ने उसे निर्दोष मानते हुए मुकदमा चलाया और अंत में जो निर्णय हुआ वो उसके पक्ष में आया, गवाहों और सबूतों के आधार पर। तो इसी को कहते हैं हम निष्पक्ष सुनवाई। इसमें न्यायाधीश महोदय ने कहीं भी साक्ष्यों के उन्होंने जो उनके पास जो साक्ष्य आए उसी के आधार पर मुकदमे का फैसला सुनवाया। न्यायाधीश ने शांति की कमजोर स्थिति के आधार पर बिना सोचे समझे यह फैसला नहीं लिया कि वह चोर है। उन्होंने यह नहीं कहा कि इसके पास पैसे निकले हैं तो यही चोर है। जब पूरे सबूत आए, गवाह सामने आए, तभी उन्होंने फैसला दिया। तो इसी को हम कहते हैं निष्पक्ष सुनवाई। तो अंत में हमने इस पूरे अध्याय से क्या सीखा कि इसमें जिन लोगों का जिक्र किया गया था, पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, सभी संविधान और कानून दोनों में यह कहा गया है कि उन लोगों को अपनी जिम्मेवारी सही ढंग से निभानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह विभिन्न जाति, वर्ग, धर्म या वैचारिक मान्यताओं के हों, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया जाए। कानून का शासन कहता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। अगर प्रत्येक नागरिक को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार न दिया जाए तो इस सिद्धांत का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। इसका मतलब है कि हम तभी अपने अधिकारों का
पूरा फायदा उठा सकते हैं अगर हमें ये निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार मिले, पूरी न्याय व्यवस्था मिले। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।